हेलो हेलो। लोगों को नमस्ते, गुड मॉर्निंग और सभी लोग जुड़ जाइए। अब हम आपकी सेशन की शुरुआत करेंगे। और जैसा कि आपको हमने बोला था कि यूट्यूब पे आपकी क्लासेस जो है एग्ज़ाम तक तो हम लेंगे ही लेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम हो नहीं जाता है। उसके आगे भी आपका एग्ज़ाम कंटिन्यू रहेगा। तो आप सभी लोग एक बार जोरदार तरीके से सेशन को लाइक करिए और उसके बाद आपकी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, गुड मॉर्निंग प्रियांशु जी, गुड मॉर्निंग सोनू जी, लूसा, स्वीटी जी, राजनारायण जी। चलिए सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और एक बार सभी लोग जुड़ जाइए फटाफट करके और फिर आपकी क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। मेरे दोस्त, हम लोगों के सामने ये जो क्वेश्चन हम लोगों के सामने दे रखा है और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो विशिष्ट उष्मा की बात कर रहा है। देखिए, इसके बारे में दो चीज आपको हम बता देना चाहते हैं। यूनिट पूछ रहा है तो आपको दो बात यहां पर ध्यान रखना है। तो हम दो बात यहां पर आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहले मेरे भाई, यहां पर आपको यहां पर समझ में आना चाहिए किसकी हम बात कर रहे हैं। विशिष्ट उष्मा यानी स्पेसिफिक हीट बोला गया है। तो इससे पहले आप जान लीजिए उष्मा धारिता किसको कहते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि उष्मा धारिता जो होता है ये हमारा क्या होता है, और उष्मा धारिता को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग हीट कैपेसिटी के नाम से जानते हैं। ये जो टर्म हमारा है इसको हम लोग हीट कैपेसिटी कहते हैं। और दूसरी बात मेरे दोस्त, इस बात को ध्यान रखना कि हीट कैपेसिटी को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये सब चीज छोटा छोटा पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम लोगों से कहता है कि उष्मा धारिता का यूनिट क्या होगा, तो हम लोग कहेंगे सर इसके लिए फॉर्मूला, उष्मा धारिता के सेंस में जो फॉर्मूला होगा वो Q इक्वल टू सी इंटू डेल्टा टी होता है। इसमें द्रव्यमान का टर्म नहीं होता है। और ऐसे में अगर हम लोगों को उष्मा धारिता का यूनिट पूछेगा तो कहेंगे क्यू अपॉन में क्या होगा, तो कहेंगे यहाँ पर डेल्टा टी हो जाएगा। अब मेरे भाई यहां पर ये हमारा क्या है, तो उष्मा धारिता है। सी क्या है, तो कहेंगे यहां पर हमारा उष्मा धारिता को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सी की अगर हम बात करते हैं तो ये उष्मा धारिता को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम यहां पर इसका यूनिट निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला में इसको बाहर कर लिए। और क्यू जो है हमारा क्या है, तो कहेंगे क्यू हमारा उष्मा है। लेकिन हम लोगों के सामने में सब यूनिट हम लोगों के सामने में किस में दे रखा है, तो यहां पर आपको कहीं ना कहीं सीजीएस यूनिट की बात कर रहा है। तो अगर हम लोग यहां पर इस उष्मा की बात करते, क्यू उष्मा है, तो उष्मा का जो सीजीएस यूनिट होता है हमारा क्या होगा, तो कहेंगे कैलोरी होगा। और अगर हम लोग इसकी बात करते हैं डेल्टा टी का, तो ये क्या हो जाएगा, तो कहेंगे डेल्टा टी का मतलब हम डिग्री सेंटीग्रेड भी लिख सकते हैं। और मेरे भाई यहां पर अगर हम ये भी लिखे तो इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। कैलोरी पर केल्विन भी लिखेंगे तो सही होगा, कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड भी लिखेंगे तो हमारा सही होगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, इस बात को समझिएगा। ये जब कभी भी आपको क्वेश्चंस में तापमान में अंतर की बात करता है, तो तापमान में अंतर को याद रखना हमेशा हमेशा के लिए कि आप डिग्री सेंटीग्रेड और यूनिट, डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन आप किसी में भी उसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें कहीं से कोई डिफरेंसेस नहीं आएंगे। तो ये चीज आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखना है। तो यहां पर हम लोग को उष्मा धारिता का यूनिट आया है, लेकिन हमने आपको कहा विशिष्ट उष्मा यानी विशिष्ट उष्मा धारिता की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहां पर एक बात जान लीजिए, जो क्वेश्चन आपका है वो विशिष्ट उष्मा धारिता पर है। जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक्चुअली में ये आपको विशिष्ट उष्मा धारिता से क्वेश्चन पूछा गया है। ये किससे पूछा गया, तो दोनों टर्म अलग अलग है। यहां पर उष्मा धारिता और ये विशिष्ट उष्मा धारिता, और विशिष्ट उष्मा धारिता को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब कभी भी हमारे सामने विशिष्ट उष्मा धारिता का कंसेप्ट आता है तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे, याद रखना मेरे भाई, Q इक्वल टू हमारा एम एस डेल्टा टी इस्तेमाल होता है। अब यहां पर एक बात आपको समझना है कि उष्मा धारिता को सी कह रहे थे सर, तो सी का यूनिट इतना हुआ।
ये तो विशिष्ट उष्माधारिता है ना, तो इसमें से हम लोगों को एस का यूनिट चाहिए। अब जिसका यूनिट चाहिए उसको इस फॉर्मूला में से बाहर कर लेंगे, बाहर कर लिए। अब इसको सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे क्यू अपॉन में मेरे दोस्त यहां पर एम इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। अब यहां पर हम लोग को समझना है ये भी तो उष्मा ही है ना, तो यहां पर उष्मा का यूनिट क्या होगा, अगर हम लोगों को सीजीएस यूनिट में करना है तो कैलोरी कहेंगे, क्योंकि अगर ऐसा यूनिट अगर उष्मा का देखते हैं तो वो जूल में होता है, और अगर हम लोग यहां पर बात करेंगे ये सीजीएस में तो हमारा कैलोरी हो जाएगा। और नीचे में आप देखिए कि सीजीएस यूनिट में द्रव्यमान को हम लोग ग्राम में कंसीडर करेंगे, और यहां पर जो तापमान में फिर से अंतर आया, तो तापमान में अंतर को ये भी लिख सकते हैं, तापमान में अंतर को ये भी लिख सकते हैं। आपको जो मन करता है वो आप लिखिए, दोनों आपका सही होगा। तो कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, इसी को हम क्या लिखेंगे, तो यहां पर कहेंगे मेरे दोस्त कैलोरी पर ग्राम केल्विन भी हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि दोनों यूनिट हमारे क्या है तो सही हैं। तो किसी भी तापमान में अंतर वाले टर्म को आप डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन दोनों यूनिट दोनों के लिए क्या है तो समान है, आप इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो गया कि यूनिट की हमने बात किया और हमारे आंसर्स आ गए होंगे। विशिष्ट उष्मा का मात्रा क्या होगा, कैलोरी पर ग्राम, ये हमारा कैलोरी पर ग्राम आप देख लीजिए, कैलोरी पर ग्राम इसमें से कोई नहीं है, तो कहेंगे कैलोरी पर ग्राम हमारा नहीं होगा। अब यहां पर हमारा क्या है मेरे भाई, तो यहां पर हम लोग कहेंगे कि जो कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड हमारा यहां पर कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, इस क्वेश्चन के आंसर हमारे ये होंगे। एक और बात हम आपको बता देना चाहते हैं, ये तो विशिष्ट उष्मा की हम बात कर रहे हैं, एक हमारे सामने आता है गुप्त उष्मा का कंसेप्ट, समझिएगा गौर से। एक हमारे सामने आता है गुप्त उष्मा, और गुप्त उष्मा को हम लोग एल से दिखाते हैं, इसको लेटेंट हीट कहते हैं। इसके लिए गुप्त उष्मा के लिए जो फॉर्मूला हमारा इस्तेमाल होता है वो कौन सा होगा, तो Q बराबर ml होता है। ये छोटा छोटा चीज आपको याद रखना है। अब यहां से गुप्त उष्मा का यूनिट चाहिए, यानी कि एल का यूनिट चाहिए, एल को आप बाहर करेंगे और ये क्यू अपन में क्या होगा, तो एम हो जाएगा। अगर इसके सीजीएस यूनिट में ही लिखना चाहते हैं तो क्यू यहां पे उष्मा है, इसलिए उष्मा का यूनिट सीजीएस में कैलोरी होगा, और नीचे में हमारा द्रव्यमान है उसका सीजीएस मात्रा ग्राम होगा। तो कैलोरी पर ग्राम जो आप देख रहे हैं, कैलोरी पर जो ग्राम देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपको यहां पर दिख रहा होगा कि ये गुप्त उष्मा का हमारा यूनिट है। ठीक है, तो अब को ये बात समझना था। अब मामला यहां पर ये है कि विशिष्ट उष्मा किसको कहते हैं और गुप्त उष्मा किसको कहते हैं। मेरे दोस्त एक बात हमेशा के लिए जान लीजिए, जैसे कि आप घर में पानी गर्म करते हैं और पानी के तापमान को आप मान लेते हैं 20 डिग्री से 40 डिग्री करते हैं। अगर तापमान में अंतर करा रहे हैं, 20 से आप 40 कर रहे हैं, इसका मतलब उसमें विशिष्ट उष्मा का कंसेप्ट है। लेकिन अगर कहेगा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी है, मेल्ट किया है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ है, 0 पे पानी भी है, दोनों का अवस्था अलग अलग लेकिन तापमान समान है, तब जो उसमें कंसेप्ट यूज हुआ है वो गुप्त उष्मा का कंसेप्ट यूज हुआ है। तो ध्यान रखेंगे मेरे दोस्त, ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे और आप आसानी से कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि निम्न में से किससे जलने पर अधिक दर्द महसूस होता है। तो आपके सामने जो क्वेश्चन दे रखा है वो दर्द की बात कही जा रही है। आप सभी लोग बताइए मेरे दोस्त, आपके सामने इतने सारे पदार्थ दे रखे हैं, इसमें से किसमें ज्यादा जलन आपको फील होता है। एक बार सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, लेकिन सभी लोग इस क्वेश्चन के आंसर करके जल्दी से बता देंगे कि क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा। आप सभी मेरे भाई लोग आंसर करके बताएंगे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग फटाफट फटाफट करके बता दीजिए कि क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे। सभी लोग बता दीजिए क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे। तो आपके सामने जो क्वेश्चंस है इसके बारे में अगर हम लोग चर्चा करेंगे, इसके बारे में अगर हम लोग चर्चा करेंगे, हमारे सामने जो क्वेश्चन दे रखा है मेरे भाई क्या कहता है समझते हैं। यहां पर दर्द महसूस करने की बात आती है और यहां पर भी वैसा ही कुछ कंसेप्ट यूज होगा। आपके पास क्या है, तो गर्म जल है और खौलता पानी। मेरे दोस्त एक बात जान लीजिए, जब कभी भी आपके सामने गर्म जल की बात करता है और अगर आपके सामने गर्म जल की बात करता है तो इसका मतलब है इसका टेम्परेचर हम लोग कहेंगे कि 100 डिग्री के सेंटीग्रेड हमारा आसपास होगा। गर्म जल है, इसका तापमान यहां पर डिफाइंड नहीं है, तो इसके बारे में चर्चा करना मुश्किल है। लेकिन अगर हम यहां पर बात करते हैं खौलता पानी की, अगर बात करते हैं, समझना गौर से, यदि हम इसको खौलता हुआ पानी की बात करते हैं, ये तो बॉइलिंग वाटर हो गया। ये हमारा कौन सा वाटर है मेरे भाई, तो कहेंगे यहां पर हमारा बॉइलिंग वाटर हो गया। और जो बॉइलिंग वाटर की अगर हम बात करते हैं, ये कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारा पानी बॉयल होता है, तो ये तो सबको पता है कि 100 डिग्री पर होता है। हम वाष्प की भी बात करते हैं, अलग अलग टर्म जो दे रखा है उसके बारे में चर्चा करते हैं और अपने आप यहां से अलग आ जाएगा।
तो अगर हम भाप की बात करते हैं, जिसको हम वाष्प भी कहते हैं हिंदी में, और इसी को हम वेपर के नाम से इंग्लिश में जानते हैं। मेरे भाई आपको पता होगा कि पानी का जो अगला स्टेज होता है, हम लोग कहते हैं वो हमारा वाष्प होता है। और ये जो वाष्प बनता है पानी, तो हम कहते हैं कि यहां पर इसका टेम्परेचर कितना होता है, तो ये भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जस्ट इसके बाद जो ये फेज बनता है, ये भी 100 डिग्री पर होता है। अब अगर इन दोनों में डिफरेंस को अगर हम लोग देखना चाहें कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है, तो मेरे दोस्त इस बॉइलिंग वाटर से, इस खौलता हुआ पानी से हम लोगों ने इसमें कन्वर्जन किया है। इस खौलता हुआ पानी से किसमें कन्वर्जन किया, तो इस खौलता हुआ पानी से हम लोगों ने इसमें कन्वर्जन किया है। जैसा कि हमको यहां पर वेपर के रूप में यहां पर दिख रहा है, जैसा कि आप यहां पर देखिए वेपर के रूप में दिख रहा है। तो एक खौलता हुआ पानी वाष्प के रूप में परिवर्तित हो रहा है। तो आप देखिए तापमान दोनों का समान है, यहां भी 100 है, यहां भी 100 है, लेकिन ये पानी है और ये वाष्प है। तो हम कहेंगे सर यहां पर अवस्था अलग अलग है, लेकिन दोनों का तापमान अगर समान है, इसका मतलब है इसमें हमने गुप्त उष्मा दिए। हमने कौन सा उष्मा इसमें दिया होगा, तो हमने इसमें गुप्त उष्मा दिया होगा। इस बात को ध्यान रखना। अगर मेरे भाई गुप्त उष्मा दिए तो वो गया कहां, तो गुप्त उष्मा कभी भी जाएगा तो अगर बॉयल करेंगे पानी को तो वो वाष्प में ही जाएगा ना। इसका मतलब ये जो गुप्त उष्मा दे रहे हैं ना, इसके तापमान में अंतर नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो गुप्त उष्मा दे रहे हैं इसके फेज को चेंज करा रहा, अवस्था परिवर्तन करा रहा है। इसका मतलब पानी के पास नहीं रहा, वो किसके पास चला गया, तो वाष्प के पास चला गया। इसका मतलब ये गुप्त उष्मा जो है इस वाष्प के साथ हमारा क्या होता, एक्स्ट्रा हो गया, इसके पास ज्यादा हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, क्योंकि ये गुप्त उष्मा इसमें चला गया। अब ये गुप्त उष्मा एक्स्ट्रा होने के कारण हम कहेंगे भाप और पानी, खौलता हुआ पानी में किसमें जलन करेंगे, तो गुप्त उष्मा एक्स्ट्रा हो जाने के कारण वाष्प से जलेंगे। इसीलिए इस क्वेश्चन में अगर आंसर करेंगे तो हम लोग भाप यानी कि वाष्प राइट आंसर करेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और गर्म वायु तो हमारा कम ही तापमान पर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त देखते हैं और इस क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है कि निम्न में से उष्मा क्षेपी अभिक्रिया हमारा कौन सा दे रखा है। तो आपके सामने जो इक्वेशन दे रखा है, एक इक्वेशन तो ये दे रखा है और एक ये दे रखा और एक ये दे रखा। अगर हम ऑप्शंस बी की बात करते हैं तो बी में क्या है, तो कार्बन और ऑक्सीजन को जब जलाया गया तो क्या फॉर्म किया मेरे भाई, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म किया। और साथ ही साथ 94 यहां पर 45 कितना, तो 94 हमारा 45 यहां पर कैलोरी, किलो कैलोरी की बात कर रहा है। इतना हीट यानी इतना उष्मा हमें प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब समझना मेरे दोस्त, एक बात तो हम लोगों को ये क्लियर हो रहा है कि अगर हम इन दोनों को अगर जलाते हैं, इस रिएक्शन को अगर हम गौर से देखते हैं, तो इस रिएक्शन में हम लोग क्या पा रहे हैं कि इतना ज्यादा हीट जो है बाहर निकल रहा है। इसको जब जलाएंगे, किलो कैलोरी या कैलोरी में अगर कुछ भी चीज मेंशन करता है तो आपको एक बात समझ लेना है कि वो हमारा क्या है, तो एक प्रकार का उष्मा है, उसकी बात कर रहा है। इसका मतलब इतना हीट बाहर निकल रहा है, इतना उष्मा बाहर निकल रहा है। जब कार्बन ऑक्सीजन को जलाए, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म किया, लेकिन एक बात आपको समझना है कि कितना किलो कैलोरी उष्मा इससे बाहर निकला, तो 94.5 किलो कैलोरी उष्मा बाहर निकल रहा है। तो इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि उष्मा क्या हो रहा है, तो कहेंगे उष्मा जो है वो बाहर हो रहा है। अगर मेरे दोस्त उष्मा बाहर हो रहा है तो ऐसी परिस्थिति में इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग उष्मा क्षेपी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ये कैसा अभिक्रिया होगा, तो कहेंगे इसको उष्मा क्षेपी अभिक्रिया हम लोग कहते हैं। और जो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होता है उसको इंग्लिश में एक्सोथर्मिक प्रोसेस के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन हमारा मानना है कि ऑप्शन सी को भी एक बार हम देख लेते हैं। और जब ऑप्शन सी पर पहुंचते हैं मेरे दोस्त, इस इक्वेशन को देखते हैं, तो यहां देखिए हाइड्रोजन को जलाया गया, किसके साथ, तो आयोडीन के साथ। अब हाइड्रोजन और आयोडीन में यहां पर क्या ऐड किया गया है, तो आप देख लीजिए कि इतना उष्मा इसमें डाला ही गया है। यानी कहने का मतलब है इसमें इतना उष्मा दिया गया है। वह उष्मा कितना दिया गया, इसका मतलब, कहने का मतलब यह है मेरे भाई कि इसमें कुछ ना कुछ ऐड किया गया है। इसका मतलब है कि इसमें उष्मा दिया गया है, तो ये फॉर्म किया, तो कहेंगे 2Hi। तो ये कितना उष्मा इसमें दिए हैं आप इसमें, तो यहां जो उष्मा दिया गया है वो 11 दशमलव यहां पर कितना, तो 82 किलो कैलोरी उष्मा लिया है। तो इतना लिया है, ये लिया तब ये बना है। इसका मतलब ये उष्मा का शोषण किया है। तो ऐसे में आप कहेंगे मेरे भाई कि ये इक्वेशंस कहीं ना कहीं हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें उष्मा शोषण हुआ है, इसमें बाहर नहीं निकला है। बाहर निकलने वाला तो इधर वाला होता, इधर ले रहा है। इसका मतलब है कि ये हमारा उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगा। जो उष्मा का शोषण करेगा उसको उष्मा शोषी कहेंगे, और जो उष्मा को बाहर करेगा उसको उष्मा क्षेपी कहते हैं। एकदम नीट एंड क्लीन है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है।
आमतौर पर लगभग 250 डिग्री 121 डिग्री होता है। देखो भाप का मतलब है वाष्प। राहुल जी उल्टा पुल्टा कुछ भी नहीं पढ़िए, ज्यादा बेहतर रहेगा आपके स्वास्थ्य के लिए, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, कभी भी हम लोग को समझना है कि वाष्प की बात कर रहे हैं। हमने कंपैरिजन किया था वहां पे कि पानी हमारा वाष्प बनता है तो कितने पे, 100 डिग्री पे। हमारा पानी बॉयल कितने पे होता है, 100 डिग्री पे। कंडीशंस के हिसाब से मैंने बताया है। उल्टा पुल्टा कुछ भी कंसेप्ट अगर आप यूज करोगे तो मामला आप ही का गड़बड़ होगा। इसलिए जो मैंने बताया है उसको आप मान करके चलिए, और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है। अब इसके पीछे का रीजन में बहुत लोग गलती करते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि मेरे जितने भी भाई लोग देख रहे हैं वो गलती ना करें और आंसर करें। अब आप खाना पकाते हैं किस में, तो प्रेशर कुकर में। तो प्रेशर कुकर में जो खाना बनाते हैं तो वह कम समय में ही पक जाता है। इसके पीछे का रीजन क्या है मेरे भाई, हम सभी लोग जानते हैं। यदि हम प्रेशर कुकर की बात कर रहे हैं, किसकी बात करते हैं, यदि हम यहां पर प्रेशर कुकर की अगर हम बात करते हैं, अगर हम प्रेशर कुकर की बात करते हैं तो इस प्रेशर कुकर का जो वॉल्यूम होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है। जाहिर सी बात है, आप अगर जिस कुकर में खाना पकाते हैं, अगर कुकर का तापमान, कुकर अगर आपका 5 लीटर का है तो खाना भी पकाएंगे तो वह 5 लीटर का ही रहेगा। उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यह बात तो क्लियर होगा कि उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब समझना कंसेप्ट को, यहां पे जब कभी भी हम लोग खाना बनाते हैं तो उस समय हमारा जो खाना पकता है वाष्प के कारण मेनली खाना पकता है। मेरे दोस्त इस बात को एकदम नहीं भूलना है। अगर हम खाना पकाते हैं तो खाना पकने का अगर कारण अगर आपसे कोई पूछता है, खाना पकने का, खाना पकने का सबसे बड़ा अगर कोई कारण होता तो वो हमारा वाष्प होता है। वो हमारा कौन होगा, तो वाष्प होता है, जिसको हम लोग वेपर कहते हैं। देखिएगा, पानी भर देते हैं, उसके बाद उसको गर्म करते हैं तो जो वेपर होता है वाष्प बनता है। आप देखिएगा जब सीटी लगता है कुकर से तो वही वाष्प बाहर निकलता है। जब तक वाष्प नहीं बनेगा तब तक खाना हमारा नहीं पकता है। तो खाना पकने का सबसे बड़ा जो जरिया है वो वाष्प हमारा होगा। अब इस वाष्प की बात अगर हम करते हैं मेरे भाई, तो इस वाष्प को हम लोग ऐसा मान करके चलते हैं कि वाष्प हमारा एक आदर्श गैस है। वाष्प हमारा क्या है मेरे भाई, तो कहेंगे ये हमारा एक आदर्श गैस है। और जब आदर्श गैस की बात हो गई तो हम लोग को समझना है कि इस इक्वेशन को हम अपने आवश्यकता अनुसार इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पीवी इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो एमआरटी लिख सकते हैं, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें इसको इस्तेमाल किए कि चूंकि ऐसा हुआ तो ऐसा कर दिए। अब मेरे दोस्त आपको एक बात समझ में आना चाहिए कि जब कभी भी पीवी इक्वल टू एमआरटी यूज करते हैं, हमेशा कोशिश करना उसके द्रव्यमान और ये जो आपको कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, इन दोनों की वैल्यू कांस्टेंट होती है। हम यहां पर इसके बारे में अभी आज थोड़ा सा बता देंगे कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होता है, क्योंकि आपके एग्जाम में इसके यूनिट पूछने की संभावना 100% है। इसलिए कभी कभी वैल्यू और यूनिट भी पूछता है, तो हम वहां पे चर्चा कर देंगे। तो द्रव्यमान और आर मान के चलेंगे कि आदर्श गैस है तो कांस्टेंट मान करके चलना हमेशा। और आपको यहां पर प्रेशर कुकर का वॉल्यूम को ही कांस्टेंट है, इसको भी काट देंगे। तो हमारे पास जो रिलेशन यहां पर बचा वो पी किसका, तो समानुपाती टी का बचा, यानी कि पी और टी बच गया तो पी समानुपाती टी हो गया। अब यहां पर मामला यह है मेरे भाई कि क्वेश्चंस में हमेशा पूछेगा कि अगर हम खाना पकाते हैं प्रेशर कुकर में तो खाना जल्दी क्यों पकता है, तो आपको कहेगा कि तापमान बढ़ने के कारण दाब बढ़ जाता है या दाब बढ़ जाने के कारण तापमान बढ़ता है। मेरे दोस्त मेरे लैंग्वेज को समझने की कोशिश करना, अगर दाब बढ़ेगा तो ताप बढ़ता है। हम लोग प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ाते हैं, हम लोग प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ाते हैं, दाब बढ़ाते हैं। और जब प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ाते हैं, जब प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ाते हैं तो इस दाब के बढ़ने से यह ताप बढ़ता है। इस बात को ध्यान रखना, इसीलिए तीर उधर जा रहा है। तो दाब बढ़ेगा तो ताप बढ़ेगा, और जब ताप बढ़ेगा तो हम कहेंगे वाष्प बनता है और खाना आसानी से पक जाता है। तो आपको दो तरह के क्वेश्चंस यहां पर देता है। कहता है यहां पर कि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाएगा। दूसरा कह रहा है कि चारों ओर बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरा है कि पानी का वाष्पन बहुत कम होगा। चौथा यह भी दे सकता था कि ताप के बढ़ने से दाब बढ़ जाता है। लेकिन मेरे दोस्त हम लोगों का कंसेप्ट यही कहता है, हमेशा हमेशा के लिए आप याद रखना कि दाब के बढ़ने से, प्रेशर कुकर में हम प्रेशर बढ़ाते हैं और जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो वही ताप बढ़ा देता है और फिर खाना हमारा पक जाता है। तो इसके बढ़ने से यह बढ़ता है, इसके बढ़ने से ये नहीं बढ़ता है, इसके बढ़ने से ये बढ़ता है। क्वेश्चंस में आप इस चीज को हमेशा हमेशा के लिए ध्यान रखना।
आगे चलते हैं अगला और एक बात हम जो आपको बताना चाह रहे थे इस क्वेश्चंस में, इस क्वेश्चंस के बारे में चर्चा हम कर ही देते हैं। एक बात हम आपको बताना चाह रहे थे मेरे भाई, इस बात को समझना। एक हमारा क्या होता है, यहां पर ध्यान रखेंगे, एक हमारा होता है जिसको कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट कहते हैं, और जो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट होता है मेरे भाई, जिसको हम लोग आर से दिखाते हैं, ये जो हमारा होता है। अब देखिए नाम से पता चलता है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, यानी अलग अलग गैस के कैरेक्टर के हिसाब से इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। और इसके बारे में अगर हम आपको बता दें तो ये जो आर होता है मेरे भाई, ये कितना होता है, क्योंकि आर किस पर निर्भर करेगा, तो ये हमारा मॉलिक्यूलर मास पर निर्भर करता है। ये किस पर निर्भर करता है, तो ये मॉलिक्यूलर मास पर निर्भर करता है। कभी कभी आपको दो गैस दे देगा, जैसे मान लेते हैं यहां पर ऑक्सीजन है और यहीं पर दे देगा आपको नाइट्रोजन दे देगा, कहेगा कि बताओ इन दोनों में किसका आर ज्यादा होगा, क्योंकि जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा ना उसका आर कम होगा। तो मॉलिक्यूलर मास इसका कितना होगा, तो कहेंगे 32 हो गया, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना, तो 28 हो गया। तो कहेंगे सर 32, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उसका आर कम होगा, तो मॉलिक्यूलर मास इसका ज्यादा, इसका मतलब आर इसका कम होगा, तो कहेंगे ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो मेरे दोस्त क्वेश्चंस आपको हमेशा पूछता है इस पर, कैरेक्टर के हिसाब से कौन ज्यादा और कौन कम होगा, आप आसानी से बता सकते हैं। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसका आर का मान कम होगा। कभी कभी आपसे कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट में पूछेगा, 2-3 गैस दे देगा और कहेगा बताइए इसमें से किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। तो कहना ये जो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट होता है ना, ये द्रव्यमान, ये एटॉमिक द्रव्यमान यानी कि आप द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करता है। जिस गैस का द्रव्यमान संख्या ज्यादा होगा सर उसका आर कम होगा। तो यहां देखिए कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या नाइट्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा है, इसलिए उसका आर का मान क्या, तो किंग कम हो गया। इसको थोड़ा सा हम यहां पर बाइफरकेट करके आपको बता देना चाहते हैं, हम किसका ये ऑर्डर लिखें, तो हम यहां पर आर का ऑर्डर लिखें। आर का हम ऑर्डर लिखें, इस बात को ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस पूछता है। लेकिन अगर आपसे कभी भी, अगर आपसे यहां पर बात कर लेता है, समझना मेरे भाई गौर से, कभी भी अगर आपसे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की अगर बात करता है, किसकी बात करता है, कभी भी अगर आपसे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की अगर बात करता है, तो याद रखना मेरे भाई, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है कभी नहीं बदलती है। याद रखना ये हमेशा ये कांस्टेंट होता है, ये ऑलवेज कांस्टेंट होता है, इसका मान कभी नहीं बदलता है, ध्यान रखेंगे, इसका मान कभी नहीं बदलता है, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सर ऐप पर मेरे डीजल ट्रेड नहीं दिख रहे हैं, अगर मेरे दोस्त लिविंग विथ सोनू जी अगर नहीं दिख रहा होगा तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पे जाइए। मेरी जितने भी एएलपी की क्लासेस होती है, चाहे फीचर हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया, मशीनिस्ट हो गया, वेल्डर हो गया, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, फिजिक्स की क्लासेस हो गई, मेरी सारी क्लासेस प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। आप जाइए, सर्च करिएगा, जो आपका आईटीआई से बना हुआ एक मैकेनिकल ग्रुप है, उस ग्रुप में जाइएगा, आपको सारा मेरा वहां पर सब कुछ दिखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर, यह भी क्वेश्चन आपको कुछ सिखा करके जाएगा और ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। जैसा कि आप देखते होंगे बरसात के दिनों में आप देखते होंगे कि पानी की बूंद किसी पत्ता पर ये जमा हो जाता है। मेरे दोस्त मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गिरती हुई वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। तो वर्षा की बूंदें बोलिए कि या फिर आप किसी पानी की बूंद बोलिए, या फिर अगर कहेंगे सॉफ्ट बबल्स की बूंद बोलिए, गोलाकार अगर होती है तो एक ही कारण है इसका। इसका कारण क्या, तो याद रख लेना, इसका एक को कारण है मेरे दोस्त, वह है पृष्ठ तनाव। इसका एक ही कारण है जिसको हम लोग कहते हैं पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। अब कहेगा कि वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों है, तो वर्षा की बूंद अगर गोलाकार है तो याद रखना मेरे भाई पृष्ठ तनाव के कारण होता है। अब कोई कोई आपसे यह भी पूछ सकता है ये जो पृष्ठ तनाव है इसका कारण क्या है, तो याद रखना मेरे भाई पृष्ठ तनाव का जो कारण होता है वो भी याद रखना, ये सहसंजक बल होता है। इसको हम लोग सहसंजक बल कहते हैं, जिसको अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स के नाम से जानते हैं। एक चीज तो क्लियर हो गया कि इस क्वेश्चन का आंसर पृष्ठ तनाव होगा। लेकिन मेरे दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूं, इस पृष्ठ तनाव की अगर हम बात करते हैं तो इस पर क्वेश्चंस आपका अलग अलग तरह का आता है। कभी कभी क्वेश्चंस आपका ये आता है कि अगर हम गर्म पानी में कपड़ा साफ करते हैं और कपड़ा जल्दी साफ हो जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है, तो आपको कहना है कि सर जब पानी को गर्म करते हैं ना तो उसका तापमान बढ़ता है, और जब तापमान बढ़ता है ना तो उस द्रव का क्या होगा, तो उसका पृष्ठ तनाव कम होता है, और जब पृष्ठ तनाव कम होगा तो पानी छोटे छोटे छिद्र में वो घुस जाता है, इसीलिए वहां से गंदगी को बाहर कर देता है और कपड़ा साफ हो जाता है। तो एक रिलेशन तो हम लोगों को यहां पर यह भी मिल गया कि अगर हमारे सामने कभी भी पृष्ठ तनाव की बात होती है तो याद रखना मेरे दोस्त, इस यहां पे हम किसी द्रव की बात करते हैं और जनरली द्रव के सतह पर ही पृष्ठ तनाव होता है, किसी गैस में नहीं होता है।
किसी ठोस में नहीं होता है। अगर ये होगा तो द्रव में ही होगा। तो आपको ध्यान में रखना, अगर किसी द्रव के तापमान को अगर हम बढ़ाते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव का मान क्या होता है मेरे भाई, तो याद रखना उसके पृष्ठ तनाव का मान हमेशा घटता है। अगर किसी द्रव के तापमान को बढ़ाएंगे तो पृष्ठ तनाव का मान घटेगा। लेकिन याद रखना तापमान बढ़ते 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 अगर तापमान क्रांतिक तापमान पर पहुंचता है, यानी 374 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचता है, याद रखना क्रांतिक तापमान का वैल्यू भी पूछता है 374.12 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और अगर क्रांतिक दाब अगर पूछता, क्रांतिक दाब अगर पूछता है, तो याद रखना मेरे दोस्त वहां पर आपको याद रखना पड़ेगा 22.1 मेगा पास्कल भी होता है। तो छोटे छोटे चीजें जिसको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर हम कहते हैं यहां पर कि अगर द्रव के ताप को बढ़ाएंगे पृष्ठ तनाव का मान घटेगा, लेकिन अगर क्रांतिक तापमान पर लेके जाते हैं जिसको 374.12 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं, वहां पर द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होगा, तो जीरो हो जाता है, घटते 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 जीरो हो जाता है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है। और दूसरी बात आपसे ये भी पूछ सकता है, अगर हम पृष्ठ तनाव की अगर हम बात करते हैं तो पृष्ठ तनाव को सिग्मा से दिखाते हैं और इसका यूनिट होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स का यूनिट न्यूटन और लेंथ के लिए हमारा क्या है मीटर। डायमेंशन भी पूछेगा तो न्यूटन को देख करके बल का फीलिंग आता है और बल का डायमेंशन डायरेक्ट याद रखिएगा mLT का पावर -2 होता है और ये L हो गया, कट जाएगा, ये हमारा m और t का पावर -2 बच जाएगा। और कभी कभी यूनिट भी पूछता है, इसलिए ध्यान रखेंगे। अब यहां समझते हैं, ये पानी की बूंद आपको दिख रही होगी इतना, तो पानी की बूंद की अगर हम बात करते हैं तो इस पानी की बड़ी सी बूंद की अगर हम बात करते हैं मेरे दोस्त, यहां जो पानी की बूंद आपको यहां पर दिख रही है, अगर इस पानी के हम बूंद की अगर हम बात करते हैं तो ये पानी की बूंद अगर गोलाकार है तो याद रखना ये पृष्ठ तनाव के कारण होगा। किसके कारण है, तो कहेंगे ये हमारा पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बूंदें गोलाकार होती है। कभी कभी क्या कहता है मेरे भाई, समझना गौर से, ये हमारा क्या है, तो कहेंगे पत्ती है और ये क्या है, हमारा पानी है। और पत्ती और पानी ये मान लेते हैं कि हमारा पानी का मॉलिक्यूल्स है, ये पत्ती का मॉलिक्यूल्स है, दोनों के मॉलिक्यूल डिफरेंट होंगे। समझना गौर से, जब दोनों के मॉलिक्यूल्स डिफरेंट होंगे तो यहां पर जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की हम बात करते हैं, यहां पर हमारा डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दोनों का होगा। ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के कारण क्या होता है, कहेंगे यहां पर हमारा असंजक बल पैदा होता है। कैसा बल पैदा होगा मेरे भाई, तो एडहेसिव फोर्स, जिसको असंजक बल कहते हैं। अब अगर हम आपसे ये कहना चाहते हैं मेरे भाई, गौर से समझिएगा, ये पानी है, ये पानी के मॉलिक्यूल्स हैं और ये पानी के ही मॉलिक्यूल्स हैं। तो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बल लगता है इसको हम लोग स्वसंजक बल के नाम से जानते हैं। ये हमारा स्वसंजक बल होगा। तो समान मॉलिक्यूल्स के बीच में स्वसंजक बल और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में असंजक बल। और एक बात और याद रखिएगा मेरे भाई, इसमें भी रिलेशन आपको ध्यान रखना है कि जो स्वसंजक बल हमारा कोहेसिव फोर्स होता है, ये जो स्वसंजक बल होता है ये ज्यादा मजबूत होता है किसके कंपैरिजन में, तो याद रखना ये असंजक बल की तुलना में। अगर किसी का स्वसंजक बल ज्यादा मजबूत है असंजक बल की तुलना में, तो ये पानी की बूंद जहां जहां उसको खींच लेगा और एक बड़ा बूंद का निर्माण करता है। तो कभी कभी क्वेश्चंस पूछता है कि छोटे छोटे बूंद मिलकर के अगर बड़े बूंद का निर्माण करता है, इसका मतलब है उसका स्वसंजक बल मजबूत है। नहीं तो अगर पत्ता पर फैला हुआ रह जाता तो हम कहते असंजक बल मजबूत होता। लेकिन सब पानी की बूंदें एक जगह जमा हो जाती है, इसका मतलब स्वसंजक बल के कारण ऐसा होता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हम आपको बता रहे हैं, पिछले बार इस पर क्वेश्चंस पूछा था, पिछले बार आपको इस पर क्वेश्चंस पूछा था और हम इस बार इसके ऊपर बताएंगे 4-5 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना क्या क्या हो सकती है और क्या आप करेंगे, ये सब चीजें आपको यहां पर क्लियर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन पर भी हम लोग करेंगे। यहां पर देखिए क्वेश्चंस बहुत आसान है, इस पर पिछले बार क्वेश्चंस आया हुआ था आपके 9-10 वाले सेट में, इससे क्वेश्चन आया हुआ था मेरे दोस्तों। यहां पर कंप्लीटली बोल दिया है कि ताप में वृद्धि करना है। किस में वृद्धि करना है, तो ताप में वृद्धि करना। एक बात तो क्लियर है कि तापमान बढ़ाने की बात कर रहा है और किसी चालक की प्रतिरोधकता की बात करता है। देखो दो टर्म तुम सब तुम्हारे सामने पूछ रहा है, एक तो चालक पर गौर करना, चालक पर, जिसको कंडक्टर कहते हैं। और ये चीज याद रखना मेरे भाई, अगर क्वेश्चंस यहां से आएगा तो आपसे बन जाएगा, नहीं छूटेगा। चालक को हम क्या कहते थे, इसको हम लोग कंडक्टर के नाम से जानते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होता है। अगर इस चालक की बात करते हैं तो इस चालक के लिए जो प्रसार गुणांक होता है वो प्लस अल्फा होता है। मैं लिख भी देता हूं, इसके लिए जो प्रसार गुणांक की अगर हम बात करते हैं, इस प्रसार गुणांक का जो मान होता है वो कितना होगा, तो याद रखना ये प्लस अल्फा होता है। और चालक के लिए जो रेजिस्टेंस हमारा होता है वो कितना होगा, तो आर 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 टोटल जो रेजिस्टेंस होता है
हमारा पहले का रेजिस्टेंस और 1 प्लस में क्या होगा कहेंगे यहां पर अल्फा इंटू टी होता है। ये फॉर्मूला आपका होता है। अब जैसे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होगा ना, वैसे ही रेसिस्टिविटी का भी फॉर्मूला, जिसको प्रतिरोधकता कहते हैं। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों का फॉर्मूला हमारे लिए क्या तो कहेंगे यहां पर सिमिलर है, बस ये हमारा टर्म पैरामीटर अलग अलग है। ये प्रतिरोध है, ये प्रतिरोधकता है, फॉर्मूला एज इट इज है। अब इसको समझते हैं। क्वेश्चन आपको इन दोनों जगह से पूछता है, ये बन जाएगा तो ये बन जाएगा, ये बनेगा तो आगे वाला भी बनेगा। अब क्वेश्चन में बोला है यहां पर तापमान में वृद्धि करना, यानी कि जो टेम्परेचर आपको इस फॉर्मूला में दे रखा है, इसके तापमान को बढ़ाना है। अगर आप इसके तापमान को बढ़ाते हैं मेरे भाई, तो किसी भी चीज में प्लस चीज बढ़ेगा, और जब प्लस चीज बढ़ेगा तो कहेंगे टोटल रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाएगा। और अगर ऐसा इसमें होता है तो हम कहेंगे सर इसमें भी तो वही होगा। तो अगर हम तापमान को बढ़ाते हैं सर, तो यहां पर इसका भी मान बढ़ जाएगा, चूंकि यहां पर प्लस है। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि किसी चालक की अगर आपसे बात करेगा, अगर आपसे रेजिस्टेंस पूछेगा कि तापमान के बढ़ने से क्या होगा, तो कहेंगे बढ़ जाएगा। या प्रतिरोधकता जो ऐसे ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ने से ये भी बढ़ जाएगा। तो यहां जो प्रतिरोधकता आपको दे रखा है रो से दिखाते हैं, और बहुत बार प्रतिरोधकता का यूनिट पूछा गया, याद रखना इसका यूनिट होता है ओम मीटर। इसका यूनिट बहुत बार पूछा गया है, कैसे निकलता है वो भी आपको बता देंगे। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए अगर आंसर करेंगे तो चालक कह भी रहा, चालक है भी, उसका प्रतिरोधकता तापमान के बढ़ने से, तो प्रतिरोधकता नीचे वाला हमारा प्रतिरोधक इक्वेशन, ये प्रतिरोध का है, ये प्रतिरोधकता का है। तो तापमान के बढ़ने से ये बढ़ जाएगा, इसलिए कहेंगे तापमान के बढ़ने से इसका मान क्या होता है, कहेंगे बढ़ जाता है। ये पिछले बार का क्वेश्चन पूछा हुआ, मैंने बताया भी था। आगे हम इसी पर एक और बात आपको बताना चाहते हैं, समझना गौर से। यहां जो हमारा ये वाला टर्म होता है, इसमें और भी रिलेशन हमारे पास होता है। एक तो आपका रिलेशन होता है जिसको हम लोग कंडक्टेंस कहते हैं, जिसको चालकत्व कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो चालकत्व कहते हैं, जिसको कैपिटल जी से दिखाते हैं। और ये 1 में रेजिस्टेंस होता है। मेरे भाई तापमान अगर बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ा, रेजिस्टेंस अगर बढ़ा तो कहेंगे चालकत्व का मान घटेगा। तो कभी कभी चालकत्व भी पूछ सकता है। अगला आपसे पूछता है मेरे भाई कंडक्टिविटी, जिसको चालकता कहते हैं। दोनों अलग अलग टर्म है, यहां पर चालकत्व और चालकता दोनों अलग अलग है। चालकता को हम लोग सिग्मा से दिखाते हैं, और ये 1 में रेसिस्टिविटी होता है। तो अगर तापमान बढ़ेगा तो रेसिस्टिविटी बढ़ेगा, इसका मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। मेरे दोस्त इससे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने की संभावना है, इसलिए आप इसको भी यहां पर ध्यान रखेंगे। ये तो चालक की कहानी हो गई, लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस में अर्धचालक पर भी क्वेश्चंस पूछता है। तो हम आपको बता देना चाहते हैं मेरे भाई कि यदि हम अर्धचालक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, यदि हम यहां पर अर्धचालक की बात करते हैं, तो ये जो हमारा अर्धचालक है, जिसको हम लोग यहां पर सेमी कंडक्टर के नाम से जानते हैं, यहां पर इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो सेमी कंडक्टर कहते हैं। अब अगर हम अर्धचालक जिसको सेमी कंडक्टर कहते हैं, इसके लिए प्रसार गुणांक की बात अगर हम करते हैं, तो इसके लिए मेरे भाई याद रखना, जो प्रसार गुणांक की मान होता है, प्रसार गुणांक, ये माइनस अल्फा होता है। अब यहां भी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आएगा, लेकिन फॉर्मूला एज इट इज रहेगा, बशर्ते कि इसमें सिर्फ अंतर बस इतना ही रहेगा कि R0 यहां पर प्लस अल्फा टी था, तो यहां पर माइनस अल्फा टी होगा, क्योंकि ये माइनस अल्फा होता है। अब यहां पर हम कहेंगे इसके लिए भी सेम यही हमारा रिलेशन होता है, और यहां पर भी हम लोग कहेंगे प्रतिरोधकता का रिलेशन हमारा R0 और 1 माइनस अल्फा टी होगा। और पिछले बार मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पिछले बार चालक पर पूछा था क्वेश्चन, मे भी इस बार अर्धचालक पर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगर अर्धचालक की बात करते हैं, तो अर्धचालक के केस में अगर आपसे बोलेगा कि तापमान को बढ़ाने की बात हो रही है, तो तापमान को बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है नेगेटिव चीज बढ़ेगा, और किसी भी चीज में अगर नेगेटिव चीज बढ़ेगा तो उसका टोटल रेजिस्टेंस अपने आप क्या होगा, तो कहेंगे घट जाएगा। सेम एज इट इज हमारा रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में समान रिलेशन होता है, तो ये भी हमारा वही फॉलो करेगा, तापमान बढ़ेगा इसका भी मान घटेगा। अब आप देखिए चालक और अर्धचालक में अंतर दिख रहा होगा, तापमान बढ़ने से ये बढ़ रहा है, यहां तापमान बढ़ने से ये घट रहा है। तो क्वेश्चन में अगर चालक बोलेगा तो आंसर ऐसा वाला करना है, और क्वेश्चन में अगर अर्धचालक बोलेगा तो क्वेश्चन ऐसा वाला करना है। तो ये फॉर्मूला एज इट इज अगर आपको थोड़ा पता रहेगा, हमको लगता है कि ऐसे क्वेश्चन अगर आपको चालक अर्धचालक में अगर आता है, आप आसानी से आंसर कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि दाब को स्थिर रखते हुए 13 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस का आयतन को क्या कर दिया गया यहां पर, तो यहां पर बढ़ाकर 2 गुना कर दिया गया। ऐसे न्यूमेरिकल्स आने की संभावना
ज्यादातर एग्जाम में रहता है। इसीलिए इस न्यूमेरिकल्स को कराने का मेरा मेन मकसद रहता है कि अगर आप यहां से इसको पढ़ लेंगे तो आपके क्वेश्चंस बनेंगे। लेकिन हम सभी लोग से कहना चाहेंगे, जितने भी भाई बहन लोग देख रहे हैं, सभी लोग से कहना चाहेंगे कि आप सभी लोग एक बार सेशन को लाइक करिए, ठीक है। इतना देर से लगातार आपको पढ़ाया जा रहा है और आप सभी लोग हैं कि चुपचाप लग रहा है कि सिनेमा चल रहा है, आराम से देख रहे हैं। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ अगर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहां पर कह रहा है कि यदि दाब को स्थिर रखते हुए, मेरे तो जैसे बोल रहा है वैसे ही करना है। देखो यहां पर दाब को स्थिर कह रहा है, इसका मतलब प्रेशर को किसी भी सूरत में क्वेश्चन के हिसाब से आपको कांस्टेंट रखना, नियत रखना है। अब कह रहा है कि 13 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस का आयतन, देखो जब कभी भी क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आता है, प्रेशर टेम्परेचर की बात करेगा, गैस की बात करेगा, तो समझ लेना वह गैस नहीं, वह आदर्श गैस की बात कर रहा है। ऐसा मान के चलेंगे कि मेरे भाई ये कौन सा गैस है, ऐसा मान लेंगे। अगर गैस का चर्चा करेगा, प्रेशर टेम्परेचर की बात करेगा, तो समझ लेंगे कि ये हमारा आदर्श गैस है, ये आइडियल गैस है। और आदर्श गैस के लिए फॉर्मूला पीवी इक्वल टू एमआरटी हम यूज कर सकते हैं, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं। जहां पर आदर्श गैस या द्रव की बात होती है, फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा सकते हो। और ये भी हमने आपको बोला है कि जब भी ये फॉर्मूला लगाओगे तो ये दोनों हमेशा कांस्टेंट, काट ही देना उसको। लेकिन यहां प्रेशर कांस्टेंट कह रहा है। अब समझते हैं, कहता है कि इतने डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस का आयतन बढ़कर दोगुना कर दिया जाए तो अंतिम तापमान क्या होगा। यानी कि अगर किसी भी चीज को अगर गर्म करते हैं तो उसके आयतन को क्या कह रहा है, तो उसके आयतन को बढ़ाकर दोगुना करना है। पहले अगर तापमान अगर इतना था तो वॉल्यूम मान लेते हैं कि कुछ ना कुछ रहा होगा। मान लेते हैं कि पहले का टेम्परेचर हमारा T1 है। और याद रखना, जब कभी भी आदर्श गैस यूज करते हैं तो तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड में यूज नहीं करेंगे। हमेशा जब भी इस फॉर्मूला का इस्तेमाल आप करते हो तो तापमान को केल्विन में बदल ही देना, इसी में आपकी भलाई है, नहीं तो क्वेश्चंस आपके गलत हो जाएंगे। तो इसको अगर चेंज करेंगे तो 3 3 हमारा 6 हो गया, 7 1 8 हो गया, 286 हमारा केल्विन आ गया। अब कहता है कि इस टेम्परेचर पर मान लेते हैं कि इस टेम्परेचर पर जो वॉल्यूम रहा होगा उसको मान लेते हैं कि V1 हो रहा। अब कहता है मेरे दोस्त कि आदर्श गैस का तापमान इतना, इस गैस का तापमान बढ़ा दीजिए, इतना इस गैस का तापमान बढ़ा दीजिए कि आप ये बढ़ा दीजिए कि इसका आयतन पहले के आयतन का 2 गुना, यानी कि जो V2 है वो 2V1 हो जाएगा। लेकिन जिस तापमान पर आयतन हमारा 2 गुना हो रहा है वो तापमान आपसे T2 पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। कुछ नहीं करना, आदर्श गैस का क्वेश्चन को यहां उठा के लाना है और कहना है कि मेरे भाई यहां पर पीवी इक्वल टू हम लोग क्या कहेंगे, तो एमआरटी जो लगा रहे थे, इसमें ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। क्वेश्चन में पीवी कह दिया, कांस्टेंट इसको भी काट देंगे। हम लोग को तापमान चाहिए, यहां पर हम कह सकते हैं टी समानुपाती वी का होगा। और इसको लिखने का तरीका हमारा एक ही है मेरे भाई कि T2 अनुपात में अगर हम इसको T1 अगर लिखते हैं तो लिखना पड़ेगा V2 अनुपात में क्या, तो V1। अब यहां से कहेंगे सर T2 जो होगा वो हमारा V2 अनुपात में V1 गुना में T1 हो जाएगा। अब इस पर बैठा दीजिए। अब देखिए बाद का आयतन कितना है, तो पहले का आयतन का 2 गुना है, इसका मतलब ये 2V1 हो गया। नीचे में तो V1 ही है और पहले का तापमान कितना, तो कहेंगे ये 286 है। V1 से V1 चला गया, इसका मतलब 286 गुना 2 कितना होगा, क्योंकि यहां पर 286 गुना 2 करेंगे तो 2 6 के 12 हो गया और 2 8 16 1 17 हो गया और 2 दूनी 4 1 कितना, तो 572 हो गया। एक बात क्लियर हो गया मेरे भाई कि यहां पर 572 केल्विन, चूंकि हम लोग केल्विन में यूज कर रहे हैं इसलिए टेम्परेचर भी हमारा केल्विन में आया। लेकिन आंसर तो डिग्री सेंटीग्रेड में दे रहा है सर, तो आप कहें सर T2 हमारा 572 अगर आया है तो डिग्री सेंटीग्रेड में अगर आंसर करेंगे केल्विन को तो कहेंगे इसमें से 273 घटा देंगे। तो अगर आप इसमें से 273 को माइनस करोगे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगा। तो 12 में से 3 जाएगा तो कितना, तो कहेंगे 9 हो जाएगा। किसी में 9 ऑप्शन में है, यहां दिख रहा है, तो ये हो गया। अब यहां पर 16 में से 7 जाएगा तो यहां भी 9 हो गया और यहां पर कितना, तो इतना हो गया। इसका मतलब है कि 299 डिग्री सेंटीग्रेड जो होगा इस क्वेश्चन के लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन जब आप बनाते हैं तो थोड़ा सोच समझ करके बनाना है। आदर्श गैस यूज करते हैं, फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन तापमान हमेशा केल्विन में बदल करके यूज करना है और जैसा बोला वैसा कर देंगे, कहानी खत्म। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपका यहां पर दे रखा है और ये न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सेट में अगर आ जाता है तो आप बना लीजिएगा। इसके पीछे कुछ नहीं, एक ही कंसेप्ट हमारा काम करता है। मान लेते हैं कि हमारा कोई भी वस्तु है और इस वस्तु को ऊपर की ओर फेंका गया है,
20 मीटर पर सेकंड के वेग से। अब कह रहा है कि उच्चतम बिंदु की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? तो उच्चतम बिंदु पर पहुंचने से ठीक 1 सेकंड पहले। तो मान लेते हैं कि इसका उच्चतम बिंदु यहां पर कहीं ना कहीं रहा होगा, यहां पर, लेकिन उससे ठीक 1 सेकंड पहले मान लेते हैं कि यह उच्चतम बिंदु का मामला है और उच्चतम बिंदु पर अंतिम वेग का मान 0 होता है। क्योंकि अगर उच्चतम बिंदु अगर ये होगा तो ऊपर नहीं जाएगा, इसका मतलब ये हाइट उच्चतम हो जाएगा। उससे 1 सेकंड पहले की बात करें तो मान लेते कि यहां पर वेलोसिटी v1 रहा होगा और यहां से यहां का जो टाइम रहा होगा वो 1 सेकंड का ड्यूरेशन आपका रहा। तो यहां से यहां 1 सेकंड पहले की बात कर रहा है। तो बताइए उस पिंड का वेग क्या होगा? यानी कि आपसे ये वाली वेलोसिटी आपसे पूछी जा रही है, 1 सेकंड पहले ये वाली वेलोसिटी कितनी होगी, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मेरे दोस्त कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात जाती है। तो 1 सेकंड पहले, 2 सेकंड पहले, 5 सेकंड पहले कुछ भी अगर आपके सामने आता है तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, ऐसे क्वेश्चन में इसके नीचे जो कुछ भी है इसको काट दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको रेफरेंस मान लीजिएगा और इसी में लगाना है फॉर्मूला। अब इसमें देखिए ये इनिशियल वेग हो जाएगा, ये अंतिम वेग हो जाएगा। टाइम दे रखा है तो आप कहेंगे सर इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं, v इक्वल टू ऊपर जा रहा है तो माइनस GT लेना पड़ेगा, बिल्कुल करेक्ट है। अब इसका अंतिम वेग सर यहां पर 0 है और प्रारंभिक वेग सर आपने v1 कह दिया है और माइनस में g का मान 9.8 ले लेते हैं और 1 सेकंड का टाइम ले रहा है तो 1 लगा दिए। इसका मतलब v1 का मान 9.8 मीटर पर सेकंड हमारा आ गया। इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। तो कभी भी अगर क्वेश्चन पूछता है 1 सेकंड पहले, 2 सेकंड पहले, 5 सेकंड पहले, तो आपको क्या करना है, इसके नीचे जो कुछ भी हुआ है उसको भूल जाना और इसके ऊपर आपको चर्चा करना है। कभी कभी दूरी भी पूछता है, 1 सेकंड पहले कितनी दूरी तय किया होगा, एक लास्ट के 1 सेकंड में कितना दूरी तय किया होता है, ऐसे भी पूछता है। डेटा रहेगा, आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है किसी रंग द्रव की उपस्थिति के कारण मानव का जो मल का रंग होता है वो कैसा होता है? तो कहेंगे वो हमारा पीला होता है। तो याद रखना मेरे भाई ये किसके कारण होता है? तो कहेंगे यूरोबिलिन के कारण होता है। यूरोबिलिन क्या होता है? ये एक प्रकार का हमारा यहां पर पिगमेंट होता है जिसके कारण ऐसा होता है। ये रेनिन की बात कर रहा है, रेनिन एंजाइम से जो दूध का पाचन करता है। यूरोक्रोम के कारण क्या होता है? यूरिन का रंग पीला होता है। एमाइलेज एंजाइम क्या करता है? हम लोग जो कुछ भी खाते हैं कार्बोहाइड्रेट उसका पाचन करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे आप सभी लोगों के लिए बीपीएससी शिक्षक भर्ती लास्ट समय में अगर हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो हम आपको बता देना चाहते हैं मेरे दोस्त, पूरे एनसीईआरटी के वो सारे क्वेश्चंस को मैंने एक्युमुलेट किया है जिसमें एसटीयू केमिस्ट्री के 9-10 के क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें आपको इक्वेशन से क्वेश्चन आया हुआ था। जितने भी आप देखते थे कीटोन, हमारा फिनॉल हो गया, इन सब के ऊपर, पॉलीमर के ऊपर क्वेश्चंस, या फिर अगर हम लोग देखते हैं आगे हम लोग बात करेंगे कोई भी रिएजेंट के ऊपर बात करता है। पिछले बार रेजोनेंस इफेक्ट पे क्वेश्चन पूछा था, पूरे रेजोनेंस इफेक्ट को हम लोग पढ़ेंगे। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड को अगर फॉलो करता तो रेजोनेंस इफेक्ट होता है, इन सबको हम लोग पढ़ेंगे। ग्रिंगडार्ड रिएजेंट से भी क्वेश्चंस पूछा गया था पिछले बार के, हम बता रहे हैं जो कि 11-12 लेवल का चीज है उसको हम एक्युमुलेट करके आपको थ्योरी क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं और इस बैच में हम उसको पढ़ाने वाले हैं। जो भी मेरे भाई लोग इस बैच से जुड़े होंगे, जो भी लोग विज्ञान के इस बैच से जुड़े होंगे, नियुक्ति बैच से जो लोग जुड़े होंगे, उनको जरूर एक्स्ट्रा हम बेनिफिट आपको देंगे ऐप के माध्यम से। 2100 क्वेश्चन तो आपका रहेगा ही रहेगा, लेकिन साथ ही साथ हम क्या करेंगे उसमें सारे पार्ट को भी हम कराएंगे। उसमें अलग से हम आपको 4-5 क्लास लेकर के थ्योरी की क्लासेस ही हम उसमें पढ़ाएंगे केमिस्ट्री का, ताकि अगर टफेस्ट क्वेश्चन आप बना सकते हो। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से गलत कथन को चूज करिए। तो गलत कथन को चूज करना है, गुरुत्वीय त्वरण जी पिंड का भार आकृति और द्रव्यमान पर निर्भर। तो द्रव्यमान पर, किसी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है वो कितना होता है? कहेंगे यहां पर Gm/r² होता है और इसी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। जहां पर m क्या है मेरे भाई? तो ये पृथ्वी का द्रव्यमान है और r क्या? तो कहेंगे यहां पर पृथ्वी की त्रिज्या होती है। तो ये फॉर्मूला पृथ्वी की सतह पर इतना निकल करके आता है और स्मॉल जी जिसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं वो हमारा इतना। अब ये m वस्तु का द्रव्यमान नहीं, ये पृथ्वी का द्रव्यमान है। अब कह रहा है कि जो त्वरण है पिंड के रूप, आकृति वगैरह पर निर्भर करेगा, लेकिन वस्तु के द्रव्यमान पर, पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा, इसलिए छट गया। गुरुत्वीय त्वरण ध्रुव पर अधिकतम होता, बिल्कुल सही बात है, ध्रुव पर अधिकतम होगा और कहेंगे इक्वेटर पर मिनिमम होगा, केंद्र पर 0 होगा। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो घटेगा, पृथ्वी की सतह से अंदर जाएंगे तो फिर भी घटेगा, केंद्र पर 0 होगा। ये सब बात आपको ध्यान रखना। भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होगा, ये भी बिल्कुल सही है। गलत कथन को चूज करना था, पहले ही आंसर आपका मिल चुका है, आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं, आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। जब प्रकाश विरल माध्यम से सरल माध्यम में हमारा जाता है तो एक काम करते हैं, चूंकि आप समय है आपका
थोड़ा आज जो है थोड़ा लेट हो गया था, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपकी क्लासेस को कल से पूरा का पूरा 9 बजे हम स्टार्ट करेंगे और टोटल के टोटल क्वेश्चंस को हम कराएंगे। इसमें जो रेस्ट क्वेश्चन बच गया वो हम कल करा देंगे और 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड करके हम आपको आगे कराएंगे, ठीक है। अभी हम छोड़ देते हैं क्योंकि इसके बाद भी मेरी लगातार क्लासेस रहती है, ठीक है। बाद बाकी अगर आप लगातार करते हो इसका बोर्ड पीडीएफ भी हम आपको भेज देंगे, कल पढ़ा करके इसका पूरा का पूरा बोर्ड पीडीएफ हम आपको भेज देंगे। देखिए जितने भी क्वेश्चंस को हम पढ़ा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से या फिर ऐप के माध्यम से, अगर मेरे सिर्फ साइंस के क्वेश्चन पर अगर फोकस करिएगा ना, तो हमको लगता है कि अगर 9-10 वाले 80 क्वेश्चन अगर आपको आएंगे तो 80 में से आप इतना श्योर मान के चलिए कि 50 से 60 क्वेश्चन आप इजिली बना लीजिएगा। 10-20 क्वेश्चन में आपको थोड़ा मेहनत प्रैक्टिस करना पड़ेगा अपने तरीके से, ठीक है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि अगर आपको बेहतर रिजल्ट देना है तो आपको अगर साइंस में अगर लगता होगा डर कि आपको कैसे होगा नहीं होगा, तो आप यूट्यूब पे जितने भी क्लासेस हम पढ़ाते हैं उसको वॉच करिए। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है ऐप की जो क्लासेस नियुक्ति बैच का है 2100 क्वेश्चन का, उससे जरूर एक बार रूबरू हो जाना है कि वहां से अगर क्वेश्चन आएगा तो छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास, कल हम लोग मिलेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्वेश्चंस फिजिक्स के आपके ज्यादातर आएंगे और फिजिक्स के क्वेश्चंस भी हम उसमें कराने वाले हैं, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोर्ड पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो कल आपको टेलीग्राम पे हम डाल देंगे, ठीक है। कल आपको लेकिन मिलेगा, कल पूरा पढ़ा देंगे, उसके बाद बोर्ड पीडीएफ हम आपको सेंड करेंगे। ओके, धन्यवाद।